तो सेकंड ऑफिसर की सैलरी हो सकती है कहीं भी से लेके के बीच में 100,000 तक जा सकती है। रिलेशनशिप मेंटेन करना हाँ हाँ। इजी होता है, मुश्किल होता है, क्या होता है? पहली बार आ रहे हो आप शिप पे, तो सी सिकनेस बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। तो डिपेंड करता है लोगों को। अगर किसी ने बिल्कुल भी सी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है तो हो सकता है उन्हें सी सिकनेस। अगर मैं रहूं तो मैं तो भाई सोने में ही टाइम निकालूंगा। हाँ, मैं खुद नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित। ये पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है विक्रांत चौहान, जो कि मेरी फैमिली के मेंबर हैं। और बहुत पहले हमने पहला पॉडकास्ट शूट किया था 2017 या 18 के आसपास, और काफी टाइम के बाद अब हम आज दूसरा पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं। तो विक्रांत, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दो क्राउड को, कि पता चले कि आप कौन हो, क्या किया है। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा शोध भैया को मुझे इनवाइट करने के लिए दोबारा से अपने पॉडकास्ट में। और बहुत ही छोटा इंट्रोडक्शन दूं तो मैं एक सेकंड ऑफिसर हूँ, एक फॉरेन शिपिंग कंपनी के लिए काम करता हूँ। और स्टार्टिंग मैंने भी अपनी डीएनएस से की थी, फिर अपनी कैडेटशिप की, और फिर अपना सेकंड मेट कोर्स किया, और अभी मैं सेकंड मेट हूँ। टोटल मेरा एक्सपीरियंस सब कुछ मिला के 7 साल का एक्सपीरियंस है, और अभी सेकंड मेट की तरह काम कर रहा हूँ। ओके, सो विक्रांत देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़े पर्सनल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, आपने मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने का, क्योंकि 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, मतलब पहले ही ज्वाइन करी होगी, तो वो डिसीजन कैसे लिया उस टाइम पे? डिसीजन एक्चुअली तो मैं पहले जेई की तैयारी कर रहा था। हाँ। तो जेई की प्रिपरेशन करी मैंने, 2 साल जेई की पढ़ाई की है, कोचिंग वगैरह की है। फिर उसके बाद मुझे पता नहीं, एकदम से मुझे बीच में रियलाइज हुआ कि जेई शायद मेरे लिए नहीं है। तो मैं ऐसे ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा था कि अगर ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। उस टाइम पे मुझे ऐसे बाय लक कह लें या बाय इंस्टेंट, या मैं खुद ही ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा था, तो मुझे ऐसे मर्चेंट नेवी के बारे में पता चला। तो तब मुझे लगा कि क्यों ना इसमें ट्राई किया जाए। तो तब मैंने फिर जेई के साथ में जेई का भी फॉर्म भर रहा था, और तब साथ में मैंने मर्चेंट नेवी का भी फॉर्म भरा था। तो वहां पे मेरा सब कुछ इंटरव्यू, पूरा उसका एग्जाम वगैरह, इंटरव्यू, मेडिकल, सब कुछ होता गया और सब कुछ क्लियर हो गया बहुत ही आसानी से। तो मैंने तब एकदम से मैंने चूज किया कि शायद मैं इधर कर लूंगा। मुझे ये चीज ज्यादा अच्छी लग रही थी जेई के उसमें। अच्छा, स्टार्टिंग में मर्चेंट नेवी वाला जो स्टार्टिंग था, क्योंकि जिस टाइम तुम कर रहे थे तब ज्यादा यूट्यूब चैनल्स तो थे नहीं, तो उस टाइम पे जो सबसे बड़ा स्ट्रगल था वो क्या था? सबसे ज्यादा स्ट्रगल तो इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन ढूंढना था उस टाइम पे। अभी तो जैसे बहुत ही एआई वगैरह कुछ है, उस टाइम पे तो इंटरनेट भी मुझे लगता है एक प्रिविलेज था। तो उस टाइम पे इतना इंफॉर्मेशन ढूंढना, इतनी अवेयरनेस थी नहीं इसके बारे में। मतलब इस जॉब के बारे में भी इसमें पैम्पलेट्स पे आपको देखने मिलते थे। तो इंटरनेट पे इतनी इंफॉर्मेशन थी नहीं इसके बारे में। और आपको अगर आपको सबसे आपका बेस्ट किसी इस बारे में ढूंढना ऐसा होगा कि आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो खुद ही इस प्रोफेशन में। हाँ। वो भी बहुत रेयर था, क्योंकि मेजरली लोग जेई, नीट या सब इस कोर प्रोफेशन, जो मेजर प्रोफेशन उसमें थे। तो इंफॉर्मेशन ढूंढना बहुत मुश्किल था। तो ऐसे था कि एकदम कोई नई चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये चीज थी। अच्छा ठीक है, अब जैसे तुम कर रहे थे जेई की प्रिपरेशन, ठीक है, और अचानक से एक मतलब आइस ब्रेक हुआ कि नहीं अब हम मर्चेंट नेवी में जाएंगे, फैमिली का क्या रिएक्शन था इसको लेकर के? फैमिली का तो बहुत ही स्ट्रांग रिएक्शन था कि ये क्या कैसे। वो भी बहुत एकदम घबरा गए थे कि ऐसे कैसे, क्योंकि उनका बहुत मन था कि मैं जेई करूं। पर मुझे ऐसे लग रहा था, रियलाइज हो रहा था कि शायद जेई मेरे लिए नहीं है। तो मैं थोड़ा कन्विंस करना ही पड़ा उन्हें, क्योंकि उन्हें भी अवेयरनेस नहीं थी, मुझे खुद अवेयरनेस नहीं थी, किसी को इतना आइडिया ही नहीं था कि इस प्रोफेशन के बारे में कुछ, या ये कहाँ कैसे क्या चीज है। तो उन्होंने भी फिर जो इस प्रोफेशन में है अपने रिलेटिव्स में, उन्होंने थोड़ी बात की होगी, तो उनसे उनको बात करके उनको थोड़ा सा ऐसे भरोसा सा हुआ। तो फिर और मैं सब एग्जाम वगैरह सब दे रहा था, तो सब क्लियर भी हो रहा था इसमें। तो फिर उनको थोड़ा इस पे कॉन्फिडेंस आया, तो तब जाके वो भी कन्विंस हुए कि हाँ, यू आर द ओनली सन। हाँ, ऐसा भी नहीं कि इस मेरी फैमिली में कोई हो इसमें पहले इस प्रोफेशन में। तो वो भी चीज थी। तो कोई था ही नहीं। हाँ, कोई था भी नहीं, तो पहला ही, मैं भी पूरी फैमिली में से मैं भी पहला कोई जा रहा हूँ इस प्रोफेशन में। और ओनली सन। हाँ, वो भी पैम्पर्ड। वो भी चीज
तो वो मेरे भी ख्याल से चीज़ ये एक जो खतरनाक सा रिएक्शन होगा, पहले तो यही आया हाँ होगा कि नहीं नहीं जाना है हाँ, मुझे। पहले तो यही था कि नहीं जाना, क्योंकि किसी को पता ही नहीं, किसी को कोई अवेयरनेस ही नहीं इस बारे में कि कहाँ लग रहा हो कि कहाँ जा रहे हैं। तो पर ये थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ी जब अवेयरनेस हुई, थोड़ी बात की लोगों से, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया उन्हें, तब तब उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। देन दे आर रेडी कि हाँ हाँ ठीक हाँ है। हाँ। अच्छा, अब जब तुमने ये सब किया और उसी बीच में कोविड भी आ गया था, ठीक है, हाँ जब तुम्हारे शायद सेकंड मेट की प्रिपरेशन हाँ चल रही थी तभी हाँ कोविड भी आ गया था, बहुत हाँ प्रॉब्लम्स हुई थी। हाँ जब पहली सैलरी आई अकाउंट में, हाँ हाँ। वो वाली फीलिंग क्या थी? वो पहली सैलरी की फीलिंग तो बहुत ही अच्छी होती है। मतलब मैं नहीं कहूँगा, फाइनेंशियली भी हमने थोड़ा सा स्ट्रगल किया है। हाँ। तो फिर आपने खुद से अपने आप से पहले से पैसे कमाओ और किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ रहे हैं, आपके पास खुद से पैसे आ रहे हैं, तो वो फीलिंग तो बहुत अच्छी होती है। ठीक है ठीक है। अच्छा, ऐसे सोच करके देखो कि अब अगर मैं तुम्हें दोबारा उसी टाइम पे ले जाऊं, 12th क्लास, 11 12th में, ठीक है, अगर कुछ चेंज करना हो, क्या चीज चेंज करोगे तब से अब तक? तब से अब तक तो मैं चेंज ये करूंगा कि अब जैसे वहां पे मैं ऐसे दो दो जगह था, ऐसे था कि आप कह लो कि दो नाव पे पैर रखा हुआ है, एक जेई और एक इधर पे IMUCT मर्चेंट नेवी तैयारी। तो तब मैं अब इस क्लैरिटी के साथ अगर मैं तब जाऊंगा तो मैं फिर जेई को एकदम उधर पे बिल्कुल नहीं अपना फोकस दूंगा, मैं डायरेक्टली ही अपना IMUCT की तैयारी करूंगा, ताकि मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो और मतलब फोकस पूरा मेरा उधर पे ही रहे, क्योंकि मुझे जाना ही वहां पे है। तो ठीक है, मतलब एक्चुअल में ये कि फोकस एक जगह जगह बना हाँ करके रखे, वो ज्यादा हाँ हाँ। अब जैसे आप शिप पे हो, तो शिप पे एक नॉर्मल डे कैसा होता है? क्योंकि हम लोग तो शिप पे है नहीं, हमारा अलग होता है। तुम्हारा शिप पे नॉर्मल डे कैसा होता है? तो मैं अपना, अगर एज अ सेकंड ऑफिसर मैं अपना दिन बताऊं शिप पे, तो सुबह जैसे 10 बजे उठ के मैं काम पे आ गया ब्रिज पे। अपना जो अपना वर्क प्लेस होता है उसको ब्रिज कहते हैं, डेक ऑफिसर्स का उसको ब्रिज कहते हैं। 10 बजे मैं आ गया अपना ब्रिज पे, और 10 से 12 अपना मैंने थोड़ा बहुत काम किया, ठीक है। और फिर 12 से 4 जो सेकंड ऑफिसर की वॉच रहती है, वो उसका टाइम 12 से 4 रहता है। अच्छा, ठीक है, तो 12 से 4 मेरी वॉच हुई, और 4 से 5 मैंने अपना थोड़ा एडिशनल काम जो था मैंने वो काम किया, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं फ्री हो गया। ये मेरा अपना मैंने वर्किंग दिन का पूरा वर्किंग कर दिया, कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और फिर रात में फिर सेम 12 से 4 जो सेकंड ऑफिसर की वॉच रहती, तो फिर मैं 12 से 4 अपनी वॉच पे चला गया। तो सोने का टाइम कब मिलता है? सोने का टाइम 12 से 4, जैसे दोपहर में 12 से 4 किया 5 बजे के बाद, उसके बाद आपके पास रात का सोने का टाइम है। फिर आपको उठ के 12 से 4 फिर आपको उठ के वॉच पे जाना है, और सुबह 4 के बजे के बाद आप 4 से 10 बजे तक वो मेरा सोने का टाइम हो गया। अच्छा, तो सोने का टाइम तो काफी है, बस थोड़ा सा डिवाइडेड है। ओके ओके ओके। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि सेकंड ऑफिसर की, एग्जैक्टली सेकंड ऑफिसर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? अच्छा, रूल्स एंड, तो सेकंड ऑफिसर को शिप पे नेविगेशन ऑफिसर कहा जाता है। तो सेकंड ऑफिसर की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो नेविगेशन की होती है, और एक टर्म होता है पैसेज प्लानिंग। तो इससे बहुत ही लेमन टर्म्स में बताऊं कि जैसे जैसे आप गूगल मैप से आप सर्च कर रहे हो कि आप एक जगह से दूसरी जगह, आपने 2 लोकेशन डाली और गूगल मैप्स ने आपको उसका रूट दिखा दिया, ठीक है। यही सेम जॉब गूगल मैप जो कर रहा है वो एक सेकंड मेट करता है, पर जो लोकेशन होंगी वो शिप के पोर्ट्स होंगे। अच्छा, जैसे शिप एक पोर्ट से किसी दूसरे पोर्ट पे जा रहा है, तो पोर्ट्स आपको पता है, तो बीच का जो भी रूट बनेगा, जो भी रूट बनाया जाएगा एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक, ये सेकंड मेट का काम रहता है, ये कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेकंड मेट की। तो ये इसको पैसेज प्लानिंग कहते हैं, और पूरा का पूरा काम ये सेकंड मेट का होता है। अच्छा, और इसमें कोई असिस्ट करता है आपको? असिस्ट कैप्टन करता है, मतलब कैप्टन के साथ मिलके ही पूरा मैं रूट डिजाइन करूंगा, बाकी जो भी इंप्रूवमेंट करने हो उसमें, जो भी वो अपने एक्सपीरियंस से कुछ शेयर करेंगे, उसमें चेंजेस लाएंगे, तो वो कैप्टन सजेस्ट करेगा और उस हिसाब से मैं उसे चेंज कर दूंगा। ओके 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 ओके। अच्छा, ये पैसेज प्लानिंग में ये रेडार वेडार ये इसमें ही यूज होते हैं? हाँ, सारा जो और ब्रिज का जो सारा इक्विपमेंट होता है, तो पैसेज प्लानिंग के लिए अपना एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट सिस्टम, उसको एक्डिस कहते हैं। एक्डिस, हाँ, एक्डिस होता है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ट सिस्टम होता है। तो उसी चार्ट पे आपका जो रूट होता है वो बनता है। अच्छा, अच्छा, आप उसी चार्ट पे रूट पूरा फॉलो करते हैं। तो अब लगभग सभी शिप पे एक्डिस होता है? सभी बहुत स्टैंडर्ड है, सभी शिप पे एक या 2 एक्डिस होते हैं।
ठीक है, ठीक है। हाँ अच्छा, आप जैसे सपोज करो कि ये बताया कि 2 वॉच है, एक दिन की है, दिन की वॉच तो चलो ठीक है, हम लोग इंसान है, दिन में जाग लेते हैं, लेकिन हाँ एक नाइट वॉच है 12 से 4 हाँ वाली। हाँ हाँ। तो इसमें क्या चैलेंजेस होते हैं? 12 से 4 वाली में चैलेंजेस आते हैं कि 12 से 4 एक खुद ही में एक चैलेंज है वॉच, क्योंकि आप 12 से 4 तो नॉर्मली देखा जाए तो सोने का टाइम होता है। तो ये आप मतलब एज अ ह्यूमन मैं अपनी वो सर्केडियन रिदम के अगेंस्ट जाके उस टाइम पे जग के काम कर रहा हूँ, तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज होता है। पर वही बाकी आप कि ओवरऑल स्लीप तो आपको मिल जाती है, पर ये बस एक ये है कि आप थोड़ा सा सर्केडियन हाँ रिदम उसके अगेंस्ट जाके आप उस टाइम जग के काम कर रहे हो, तो ये थोड़ा आपको एक डिसएडवांटेज सा कह सकते हो आप है। ठीक है। अच्छा, वॉच में एग्जैक्टली क्या करना होता है? वॉच में आप मतलब शिप जैसे नेविगेट कर रहे हैं, तो शिप नॉर्मली ऑटो पायलट पे रहता है। ठीक है, आप शिप का रूट मॉनिटर कर रहे होते हो, जो रूट आपने बनाया है पैसेज प्लानिंग में उसको आप मॉनिटर कर रहे हो कि शिप उसी रूट पे चल रहा है। बाकी आप और भी वेसल्स हैं और ट्रैफिक है, तो आपको वॉच में आपका पूरा आपको देखना होता है कि शिप किस रूट पे चल रहा है, रूट फॉलो कर रहा है, और अगर कोई ट्रैफिक है और आपको ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए आपको अपना रूट चेंज करना पड़ रहा है या अपना कोर्स थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ रहा है अवॉइड करने के लिए, कि मेन टर्म है कि हम कोलिजन अवॉइडेंस अवॉइड करते हैं कि आप किसी भी दूसरे वेसल से कोलाइड ना करें। मेन चीज वही रहती है, और आपको वॉच करना होता है कि वेसल या और कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, या आप चार्ट पे देख रहे हो कोई ऑब्स्ट्रक्शंस है या कोई भी ऐसी चीज जो शिप से कोलाइड ना हो, शिप को डैमेज ना हो कोई भी चीज से, वो चीज आपको देखनी होती है कि सेफली नेविगेट कर रही है शिप आपकी वॉच पे। ओके ओके ओके। अब जैसे शिप पे हो तो एक तो सी सिकनेस हो जाती है हाँ, कई बार, दूसरा लोग बोलते हैं वहां लोनलीनेस होती है। ये 2 चीजों को कैसे हैंडल करते हो? तो सी सिकनेस, अब आप जैसे बहुत पहली बार आ रहे हो आप शिप पे, तो सी सिकनेस बहुत ही नॉर्मल चीज है। तो डिपेंड करता है लोगों को, अगर किसी ने बिल्कुल भी सी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है तो हो सकता है उन्हें सी सिकनेस होती है। अगर हो रही है तो उसके लिए हमारे पास मेडिसिन होती हैं, सी सिकनेस टैबलेट्स कहते हैं, तो वो आपको दी जाती है, तो आप उससे थोड़ा बेटर फील करते हो। ओके। बाकी लोनलीनेस तो इसके साथ है एक चीज, आपको थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आप घर से दूर हो, तो यहाँ पे आपको लोनलीनेस थोड़ा फील हो सकता है, पर उसे आप आराम से टैकल कर सकते हो, क्योंकि अब इंटरनेट बहुत ही एडवांस हो गया है। तो आप पूरे टाइम कनेक्टेड हो इंटरनेट से, जैसे आप लैंड पे होगे। तो आप बहुत आराम से, आपका जब भी मन कर रहा है आप घर पे कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, आप बात कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। बाकी आपके कलीग्स हैं, आपके टीममेट्स हैं, आप अपना काम खत्म करके जाओ, आप उनसे बात करो सब। हाँ, मेरे ख्याल से वैसे भी टाइम बच कहाँ रहा है, सोने का टाइम। हाँ मतलब काम के अलावा आपका जो भी टाइम बच रहा है उसमें अगर आपको लग रहा है आपको लोनलीनेस फील हो रही है, तो आप घर पे बात कर सकते हो, या आपके जो कलीग्स हैं आप उनसे बात कर सकते हो। मतलब बहुत फैसिलिटीज होती है। अगर मैं रहूं तो मैं तो भाई सोने में ही टाइम निकालूंगा। हाँ मैं खुद अच्छा, एक चीज और है, आजकल मैं देख रहा हूँ कि कई लोग जैसे 3rd ऑफिसर है, 2nd ऑफिसर है, या कई सारे डेक कैडेट्स भी है, तो इंस्टाग्राम पे अपना रील्स वील्स बनाते रहते हैं कि शिप की लाइफ, और वो एकदम से वो ट्रांजिशन दिखाएंगे कि मैं ये कर रहा था, मैं ये कर रहा हूँ। तो जो इंस्टाग्राम की लाइफ है और जो रियल शिप की लाइफ है, उसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो बहुत है। अब जो इंस्टाग्राम पे रील बना रहा है, अब उसका क्या इंटेंट है, किस उससे बना रहा है। अगर कोई व्यूज सेंट्रिक बना रहा है तो हो सकता है बहुत ही अच्छी चीज दिखा रहा है। कोई अगर ऐसे फेम करना चाह रहा है मर्चेंट नेवी को, तो क्या पता बहुत खराब सी रील्स बना रहा है। तो एकदम मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जैक्ट रियलिटी दिखाई जा रही है उस पर आप जो भी देख रहे हो, आप इट्स बेटर टू टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि जरूरी नहीं है कि ये ही रियलिटी हो। और डिपेंड करता है अलग अलग लोगों पे। अब कोई डेक कैडेट है, कोई 2nd ऑफिसर, 3rd ऑफिसर, सब कुछ अपना अपना दिखा रहे हैं, और चीजें हर शिप पे अलग होती हैं, हर कंपनी के साथ अलग होती हैं, हर डिफरेंट टाइप की फ्लीट में अलग होती हैं। तो कोई क्या दिखा रहा है उससे आप पूरा मर्चेंट नेवी को नहीं बोल सकते कि यहाँ पे ऐसे होता है। तो बहुत ही अलग अलग चीजें हो सकती हैं। और कुछ तो डेक कैडेट भी होते हैं, कुछ मैंने देखा है कुछ डेक कैडेट तो कैप्टन बन के ही अपने आप को दिखा रहे होते हैं इसमें पूरा कोट वोट पहन के। तो पता नहीं, तो अब कोई कुछ भी दिखा सकता है, पर जरूरी आपको थोड़ा इसमें
स्मार्ट होना पड़ेगा कि व्यूअर्स हाँ डिस्क्रिप्शन वही कि देख रहा अपनी बुद्धि का हाँ इस्तेमाल। थोड़ा वो भी देख के आपको करना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो अभी आप सेकंड ऑफिसर हो, मैं सैलरी हाँ। पूछूंगा डेफिनेटली नहीं बताओगे। बिल्कुल। पर मैं ये पूछूंगा कि अपनी सैलरी मत बताओ, हाँ हाँ। लेकिन मुझे एक रेंज बताओ, क्योंकि क्या होता है कि एक कंटेनर पे सैलरी अलग होती है, ठीक है, बल्क पे अलग होती है, टैंकर पे अलग होती है, एलएनजी पे जाओगे अलग होती है। हाँ, हाँ। मुझे बस एक रेंज बता दो कि इससे इसके बीच में होती है। अच्छा अच्छा, तो अब ये भी बहुत सैलरी बहुत वेरी करती है, डिपेंड करता है आप कौन सी फ्लीट पे हो, आप कौन से टाइप के वेसल पे हो, आप कौन सी कंपनी में हो, आप इंडियन कंपनी में हो, आप फॉरेन कंपनी में हो, आप क्या है। पर अगर मैं एक बहुत ही ऐसी मॉडेस्ट सी रेंज में आपको बताऊं तो सेकंड ऑफिसर की सैलरी हो सकती है कहीं भी 2700 2800 से लेके 5500 के बीच में 5500 6000 तक जा सकती है। हाई मतलब रेंज अगर बहुत ही रफ रेयर, फिगर बनाए तो 3000 टू हाँ 6000। 3000 टू 6000 जा सकती है। लेकिन 6000 बहुत रेयर होती होगी, बहुत ही रेयर चीज है वो। और 3000 भी तो बहुत रेयर होती होगी, जनरली तो लोग बीच में ही हाँ try ये करते एक रेंज है, क्या पता आप कौन सी कंपनी में हो, आप बहुत ही छोटे वेसल पे हो या आप कौन सी टाइप के वेसल पे हो, तो वहां से बहुत ही कंपनी टू कंपनी बहुत वेरी करती है सैलरी। तो अगर हम अभी मान करके देखें कि एक एवरेज ले लेते हैं 3000 से 6000 के बीच में, मान लो 4500 ले लिया मैंने, हाँ या 4000 ले लिया, 4000 आप 4000 ले लिया मैंने, चलो एवरेज। कितना चल रहा है डॉलर अभी? 100 रुपए, 92 90 हो गया 4-5 हो गया। तो $4000 इंटू 90 करके देखेंगे तो रुपीस के टर्म में वो 3,60,000 रुपए हाँ, करीब हाँ, करीब बन रहा है आपका। हाँ। मतलब एक अच्छी रेंज है अगर देखा हाँ जाए हाँ तो। हाँ। अच्छा, ये जो सैलरी मिल रही है, क्या ये सैलरी टैक्स फ्री है या नहीं है, और अगर है तो कैसे की जा सकती है टैक्स फ्री? अच्छा, ये आपको बहुत ही माइंडफुल रहना पड़ेगा कि सैलरी आपकी, एक तो आपको सैलरी तभी मिल रही है जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे हो। हाँ, आप शोर पे हो तो आपको कोई सैलरी नहीं मिल रही। ठीक है। ठीक है, तो अगर सैलरी आपकी टैक्स फ्री तब होगी जो इनकम टैक्स के रूल्स हैं उसके हिसाब से, अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 184 या उससे ज्यादा आप बाहर हो। अच्छा, मतलब आपकी 6 महीने कम से कम। हाँ 6 महीने, ये एग्जैक्ट डेज है। इससे ज्यादा आप इंडिया से बाहर हो तो आपकी सैलरी जो है वो टैक्स फ्री होगी, आपको उस सैलरी पे कोई टैक्स नहीं देना। अगर आप उससे कम हो तो आप टैक्सेबल स्लैब में आ जाते हो, ये फिर आपकी सैलरी जो है टैक्सेबल होगी। तो जनरली तो जितने भी सेकंड मेट्स होंगे या जो भी सीफेरर्स हैं, ट्राई तो यही करते होंगे कि 180 या 6 अगर स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम देखें 6 मंथ्स का है तो यूजली हो जाती है एक कॉन्ट्रैक्ट, और अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 2 कॉन्ट्रैक्ट मार रहे हो तो आराम से आप 184 8 महीने 10 महीने तो आप हाँ तो आप आराम से कर सकते हो। तो ये आराम से टैक्स फ्री स्लैब में। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि ये भी देखा जाए तो बहुत वेरिएबल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ फिर भी। तो जो ये होता है ना टाइमलाइन, ग्रोथ का टाइमलाइन, मतलब मैं बोलूंगा कि आप थर्ड ऑफिसर हो, थर्ड ऑफिसर से सेकंड ऑफिसर बनने में कितने सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं? एवरेज भी बता सकते हो, जरूरी नहीं, क्योंकि फिक्स तो नहीं होता ये। हाँ फिक्स तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, और से थर्ड से सेकंड बनना तो ऐसा कोई मिनिमम वो भी नहीं है, आपके पास सेकंड मेट का लाइसेंस है ही। तो आप मतलब अब ये भी डिपेंड करता है कंपनी की कितना, कंपनी का क्या स्ट्रक्चर, क्या प्रोग्राम है कि वो थर्ड ऑफिसर को सेकंड ऑफिसर में कितना जल्दी प्रमोट कर रहे हैं, या आपके एवेल्युएशंस कैसे रहे हैं, आपके कैप्टन ने आपको कैसा रिकमेंड किया है। ठीक है, तो मुझे लगता है बहुत ही, आप थर्ड मेट से अगर आप 2 कॉन्ट्रैक्ट थर्ड मेट में किए आपने और आप थर्ड कॉन्ट्रैक्ट से मुझे लगता है आप एलिजिबल हो जाते हो, तो आप मुझे लगता है 2 कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप 2 से 3 आप मान सकते हैं। 2 से 3 सेकंड, हाँ 3 के बाद तो आपको श्योर मतलब आपको प्रमोट कर ही दिया जाएगा। ठीक है, और अगर सेकंड से मुझे चीफ तक जाना है तो? अब सेकंड से चीफ के लिए आपके पास एक और लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस का फिर आपको अपने, सपोज लाइसेंस है, हाँ लाइसेंस है तो फिर आपको मुझे लगता है कम से कम
क्योंकि सेकंड मेट से थर्ड मेट का जंप इतना ज्यादा नहीं है जॉब और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, क्योंकि आपके पास लाइसेंस तो सेकंड मेट का ही है, हाँ। आपने पढ़ाई करी रखी है। और सेकंड मेट से थर्ड मेट का जंप थोड़ा ज्यादा चीफ होता है। हाँ, चीफ का ज्यादा होता है, क्योंकि आप जूनियर ऑफिसर से एक सीनियर ऑफिसर जा रहे हो, आप ऑपरेशनल लेवल से आप मैनेजमेंट लेवल जा रहे हो। तो उसमें भी कंपनी का वो रहता है कि कंपनी का क्या सिस्टम है, कंपनी कितने कॉन्ट्रैक्ट्स या कितने उसमें देख रही है। तो उसमें अब मुझे लगता है 4 कॉन्ट्रैक्ट तो मान के चलते हैं। हाँ, 4 कॉन्ट्रैक्ट तो होने चाहिए। 4 से 6 कॉन्ट्रैक्ट ले हाँ, सकते हैं 4 से 6 कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आप खुद भी ऐसे नहीं प्रमोट होना चाहोगे कि आपको काम नहीं आता और आप प्रमोट हो गए, exactly। क्योंकि बहुत ज्यादा आपको ही प्रॉब्लम होगी, आप कंपनी शिप सबके लिए बहुत प्रॉब्लम कर दोगे। ठीक है। तो उसमें तो ऐसा टाइम लेके ही जाना चाहिए, ऐसे बहुत कोई जल्दी वाली बात नहीं है कि कितनी जल्दी। और अगर चीफ से मास्टर जा रहे हैं तो फिर एक और लाइसेंस करना पड़ेगा। हाँ, फिर आपको मास्टर्स का कोर्स करना पड़ता है और पढ़ाई करनी पड़ती है और एक लाइसेंस लेना पड़ता है। और उसमें अराउंड, अगर मैं उसमें पूछूं कि एवरेज कितनी सेल्स उसमें चाहिए होंगी, तो उसमें यहाँ पे बहुत मतलब कंपनीज बहुत सीरियस होती हैं इस चीज को लेके कि आप चीफ से मास्टर बनने में। तो आपको सेल्स तो चाहिए रहती है, और अब डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी भी। और मैं अपनी कंपनी में बताऊं तो आपको ऑफिस एक ट्रेनिंग भी करनी होती है, जो ऑफिस जाके ट्रेनिंग करनी होती है। हाँ, तो इसमें भी मतलब मिनिमम मैं चार कॉन्ट्रैक्ट तो कहूंगा ही, 4 कॉन्ट्रैक्ट है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब मैंने देखा है बहुत सारे चीफ ऑफिसर जो, और मतलब 4 कॉन्ट्रैक्ट से बहुत ज्यादा टाइम से चीफ ऑफिसर हैं और फिर वो मास्टर के लिए एलिजिबल होते हैं। कई लोग तो चीफ ही बने रहना चाहते हैं ना, कि दे आर हैप्पी। हाँ, मतलब डिपेंड करता है, अगर किसी को नहीं लेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन की, तो वो अगर वो बहुत टाइम से कर रहे हैं, वो इसमें कंफर्टेबल हो गए हैं, तो वो क्या पता नहीं बनना चाहते। और कुछ कंपनीज में ऐसा भी होता है कि आप चीफ ऑफिसर हो और फिर आप एक रैंक कंपनी की वो होती है सीनियर चीफ ऑफिसर, तो आपको सीनियर चीफ ऑफिसर में प्रमोट कर दिया जाएगा। अच्छा। तो आप अगर आप जैसे शिप पे एक चीफ ऑफिसर है और फिर एक सीनियर चीफ ऑफिसर भी है, जो कि जिसे कैप्टन बनना है, जिसे प्रमोशन चाहिए, तो फिर वो जाके, और कैप्टन भी है, तो वो सीनियर चीफ ऑफिसर क्या करेगा, वो कैप्टन का सारा काम ऑन बोर्ड रह के सीखेगा। अच्छा। वो हो सकता है चीफ को भी असिस्ट करे और वो कैप्टन का पूरा काम सीखेगा, असिस्ट करेगा। हाँ। उसमें करेगा, और का पूरा काम कर करके अगर कैप्टन कन्विंस है, कैप्टन को लग रहा है कि हाँ ये कर लेगा, तो हो सकता है वो उसको जाके रिलीव कर दे और क्या कमांड ले ले कैप्टन से। गॉट इट। अच्छा, एक चीज और है, देखो, मनी अर्न करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट मनी मैनेजमेंट इज अनदर थिंग। तो अगर मैं बोलूं कि मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहे हो, जैसे सपोज, अब मैं वो वाला पीरियड नहीं काउंट कर रहा हूँ जब आप उसमें थे कि हम डेक कैडेट हैं या कुछ और है। अब मैं बोल रहा हूँ थर्ड मेट आप बन चुके हो, थर्ड ऑफिसर बन चुके हो, उसके बाद से लखपति या करोड़पति बनने के लिए कितना टाइम लगेगा? मतलब लखपति तो तुम हो ही, हाँ, लखपति तो आप हो ही, फिर तो करोड़पति बनने में करीब करीब कितना टाइम लगेगा? अगर मैं पूछूं, मतलब एक कैलकुलेशन, रफ कैलकुलेशन, तो एक चीज ये भी आ जाती है कि वही मैं कहूंगा कि जब आप अर्न तो कर रहे हो, पर आप तभी कर रहे हो जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे हो। अगर आप घर पे हो तो आपके पास कोई रफली हम 8 महीने का सेल तो मान ही सकते हैं ना एक साल में। एक साल, हाँ, एक साल में अगर आप 8 महीने का सेल मान रहे हो और थर्ड ऑफिसर के उसमें, तो तब भी मुझे लगता है आपको 6-7 साल तो लगेंगे अगर आप उसी। पर ये भी फैक्टर आ जाता है ना, 6-7 साल आप थर्ड में ही नहीं रहोगे, आप प्रमोट होते रहोगे, तो आप हो सकता है बहुत ही जल्दी भी कर लो। ओके, तो अभी तक कैडेटशिप भी कर ली है, थर्ड मेट भी किया है, सेकंड मेट भी बन गया। शिप पे अलग अलग तरीके के लोगों को देखा होगा। कौन सी जनता ऐसी है जिसको शिप पे एक्चुअल में नहीं होना चाहिए या मर्चेंट नेवी नहीं ज्वाइन करनी चाहिए? अच्छा, मर्चेंट नेवी नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। तो अब जैसे कि अब मर्चेंट नेवी में आप जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, आपको मतलब ये आपकी नॉर्मल 9 to 5 ऑफिस जॉब नहीं है। तो आप अगर आप ज्वाइन करोगे, आपको थोड़ा सा ऐसे शॉक लग सकता है कि हो सकता है आप, मतलब काम तो है, पर आप हो सकता है एनवायरनमेंट भी आपका चेंज हो रहा है, आपका पूरा एक बहुत अलग ही दुनिया है कि यहाँ पे। तो ठीक है, आप हो सकता है आप वहां से अडेप्ट ना कर पाओ। तो अगर आप बहुत ही कंफर्टेबल रहे हो, आप अपना बहुत ही
हर चीज आपके लिए हो जा रही है, आप बहुत ही ऐसे Pampered child बहुत ही हो। पैम्पर्ड चाइल्ड हो, और आपको ऐसे आप घर से दूर रहना में आपको बहुत दिक्कत होती है हाँ। लंबे ड्यूरेशन के लिए। तो ये आपके लिए थोड़ा हो सकता है मुश्किल हो, आप ना अडाप्ट कर पाओ। और मतलब होता है, देखा है मैंने कि कुछ लोग एक कैडेटशिप पे जाते हैं और उनसे नहीं अडाप्ट होता और वो छोड़ देते हैं, ठीक है। और एक और चीज होती है कि अब घर पे आप बहुत पैम्पर्ड हो, आपने कभी भी काम ही नहीं किया कुछ, कभी डांट नहीं पड़ी है। हाँ सब कुछ काम आपके हो रहे हैं, किसी काम के लिए कोई लगा है, किसी काम के लिए कोई लगा है, आपने खुद से कोई काम भी नहीं किया। तो यहाँ पे शिप पे वो चीज कल्चर नहीं होती। शिप पे ऐसा होता है कि जो अपना काम खुद कर रहा है, जो सबसे अच्छा काम कर रहा है, यहाँ वो चीज होती है। यहाँ उसका बहुत वो होता है कि हाँ मतलब एकदम वन मैन आर्मी चाहिए कि हाँ जो सब कुछ अपना काम खुद कर पा रहा है। मतलब काम करने का सेंस कि आप अब क्योंकि वहां पे वैसे फैसिलिटीज तो मिलती होंगी, लेकिन आपको अपना कपड़ा धोना, अपना रूम क्लीन करना है और ये सब चीजें क्लीन करना है, तो ये सब अपने आप से ही ये सब आपको खुद से ही करना है। बाकी आपकी जो ड्यूटीज हैं, आपको जो अपने काम करने हैं, वो भी आपको खुद से करने हैं। तो ये काम वाला है। अब जिसे काम करने की नहीं आदत है और एकदम से आके उसे इतना काम करना पड़े, तो हो सकता है वो अडाप्ट ना कर पाए और उस चीज में तो वही रोना ही निकल जाता हाँ, फिर वही तो फिर वो उन लोगों के लिए नहीं है ये। तो जैसे कई बच्चे ऐसे आते हैं जो जिनके खाना खाने में नाटक होते हैं कि मुझे ये वाला नहीं वो वाला खाना चाहिए, इसमें ये थोड़ा नमक कम है, मिर्चा ज्यादा है, मम्मी के हाथ वाला चाहिए, पराठा यहाँ से थोड़ा कच्चा है। तो मेरे ख्याल से मैं इनको पहले ही बोल देता हूँ कि यू आर नॉट मेड फॉर मर्चेंट नेवी। इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब खाना ऑन बोर्ड मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, क्योंकि खाने का एक कुकिंग डिपार्टमेंट होता है जो कि खाना बना रहा होता है। तो आप ऐसे समझ लो कि एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे लोग हायर किए हैं, शेफ है, वो खाना बना रहे हैं सबके लिए। तो खाना तो काफी अच्छा होता है, पर अब खाना सबके हिसाब से बनता है। अब आपको एकदम ही स्पेसिफिक खाना चाहिए कि मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, तो यहाँ पे आपको वैसा नहीं मिलेगा। आपको खाना अच्छा मिलेगा, पर अच्छा मिलेगा, लेकिन जो वो बना रहे होंगे वही हाँ जो वो बना रहे हैं उन्हें सबके जितने भी मुझे तो लगता है आजकल वेजिटेरियन वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेज भी बनता है। मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम है। आप जैसे इंडियन कुक्स हैं तो वो अपना देख के इंडियन क्विजीन बना रहे हैं, हर जितनी नेशनैलिटीज हैं सबके हिसाब से वो उनका क्विजीन का बनाएंगे कि उनको कंफर्टेबल है वो चीज में। तो आपको नॉर्मल आप जो घर पे खाते हो, मुझे लगता है वो तो मिल ही जाएगा और उससे ज्यादा ही मिलेगा वहां पे। हाँ, तो खाने की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, मतलब हाँ बेसिकली वो मेंटालिटी की प्रॉब्लम है। अगर आप एडजस्ट करना नहीं जानते हो या बहुत पैम्पर्ड हो या लोगों की डांट नहीं सुन सकते हो, कई लोगों के साथ में प्रॉब्लम होती है ना, डांट तो तुरंत वो हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं कि डांट कैसे दिया मुझे। दे आर नॉट मेड फॉर मर्चेंट नेवी। नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, थोड़ा मिथ है। मर्चेंट नेवी लगभग सभी लोग जाते हैं कि पैसे के लिए ज्वाइन करना है, तो मर्चेंट नेवी क्या है? मतलब सिर्फ पैसा ही है मर्चेंट नेवी? ऐसा नहीं है। पैसा कह सकते हैं कि इतना एक वो बन गया है कि मर्चेंट नेवी के अराउंड मतलब जो अवेयरनेस है वो ऐसा ही है कि सिर्फ पैसा ही है मर्चेंट नेवी, पर ऐसा नहीं है। पैसा जैसे मैं कहूंगा कि पैसा तो आप जब कॉन्ट्रैक्ट पे हो आप तभी कमा रहे हो। इनफैक्ट आप जब घर पे हो आप पैसे नहीं कमा रहे हो। तो एक पैसा है, पर पैसे की एक कॉस्ट भी है। आप ज्यादा पैसे कमाने के लिए आपको एक सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। आप बहुत टाइम तक फैमिली से दूर रह रहे हो, आप बाहर जाके आप पूरा एक सोशल लाइफ अपनी मिस कर रहे हो। आप जाके बहुत ही यंग एज पे आप बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हो। तो सिर्फ पैसा ही नहीं है, मतलब एक इस जॉब में कैरेक्टर भी चाहिए आपको। आप कैरेक्टर है और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी होता है आपका जब आप बहुत ही यंग एज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और आप सारे काम खुद से करते हो। तो एक वो भी चीज है, कॉन्फिडेंस आता है आप में। तो आप जब कंपेयर टू यहाँ पे और आप जब बाहर जाके काम करते हो तो बहुत डिफरेंस भी है। तो मतलब पैसा है, लेकिन पैसे के लिए आपको अपने आप को मोल्ड भी करना होगा। पैसे की भी एक एडिशनल कॉस्ट है जो आप खुद ही दे रहे होते हो। एग्जैक्टली, प्रेशर हैंडल करना है, चीजें करनी है। वही। अच्छा, मर्चेंट नेवी में तब जैसे कोविड वाला सीजन आ गया, अब आजकल वॉर चल रही है, ठीक है, कई बार हम ये भी सुनते हैं कि वो पायरेट अटैक हो गए हैं। तो लाइफ क्या मतलब डेंजरस लाइफ है? ऐसा होता है जनरली डेंजरस है, या ऐसा है कि रेयरली डेंजरस है? नहीं, रेयरली है। कोविड तो बहुत ही रेयर फिनोमेना था, हम कहेंगे इतने साल में ऐसा बहुत टाइम के बाद ही ऐसा कोई फिनोमेना हुआ होगा। पायरेसी तो है, पायरेसी रियल है, पर पायरेसी
जो एक स्पेसिफिक एरिया के उसमें है। नॉर्मली बाकी के एरिया सेफ हैं, जो पायरेसी प्रोन एरियाज हैं वो सबको पता ही होते हैं, वो अपना मार्क्ड होते हैं कि ये पायरेसी एरियाज हैं। तो अगर आप पायरेसी एरिया में जा रहे हो तो यूजली कंपनीज उसके लिए वो लेती हैं। अगर आपको पता है कि आप वो रिस्क एरिया में है तो कंपनीज अपना उसके लिए अरेंज करती हैं। एक अच्छी कंपनी होगी तो वो ऐसे अपनी शिप को ऐसे रिस्की एरिया में बिना किसी प्रिकॉशंस के नहीं जाने देगी। तो उसमें भी आप शिप सेफ रहता है, आप सेफ रहते हो, ऐसा कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप इस एरिया में जा रहे हो। और हाई रिस्क एरिया में कुछ कंपनीज अलाउंस भी देती हैं। अगर आप हाई रिस्क एरिया में तो आपको अलाउंस एक बोनस टाइप भी मिलेगा। और हाँ, तो ऐसा रहता है। और मतलब हम ये बोल सकते हैं कि डेंजरस है बट रेयरली। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है हाँ कि जब आप शिप पे हो, मतलब मर्चेंट नेवी में बेसिकली, और मर्चेंट नेवी में हो तो एक मैं रफ आइडिया लेकर के चल रहा हूँ कि 8 महीने शिप पे रहोगे, फिर यहाँ रहोगे, और वो 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। रिलेशनशिप मेंटेन करना इजी होता है, मुश्किल होता है, क्या होता है? अब रिलेशनशिप तो थोड़ा मुश्किल ही होता है मेंटेन करना। अभी के टाइम में फिर भी थोड़ा ठीक है, क्योंकि इंटरनेट फैसिलिटीज और बाकी सब चीजें इतनी अच्छी हो गई हैं कि आप यहाँ वहां पे भी आप वैसे ही कम्युनिकेट कर सकते हो लोगों से जैसे आप लैंड पे कर रहे हो। तो कम्युनिकेशन तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती व्हाट्सएप पे और बाकी सब चीज पे। बाकी इन पर्सन जो आपको होता है कि आपकी एक सोशल लाइफ नहीं रह जाती। आप जब ऑन बोर्ड हो तो आप चीजें मिस कर रहे होगे, आप इवेंट्स मिस कर रहे होगे। तो वो एक चीजें आप अगर देख सकते हो कि एज अ डिसएडवांटेज। पर इसका एडवांटेज ये भी है कि जब आप नहीं हो ऑन बोर्ड, आप शोर पे हो, तो आप काफी लंबे टाइम तक शोर पे भी हो, तो आप काफी टाइम दे सकते हो फैमिली को। उस टाइम पे आप पूरे के पूरे टाइम आप उधर पे हो। तो अगर आप देखो जाओ तो एक तरह से बैलेंस ही है, मतलब इतना पूरे टाइम नहीं है, पर आप फेजेस में आपका सोशल लाइफ थोड़ा एक टाइम पे पूरा रहेगा, एक टाइम पे आपकी नहीं होगी सोशल लाइफ, आप बैलेंस कर सकते हो। तो आप अगर आप पार्टनर आप अपना वैसा ही चूज करो जो अवेयर है इन चीजों से, जो मेंटेन कर सकता हो, जो आपका पता है आपका कि ऐसा ऐसा सिस्टम है, और अगर वो इसके साथ अडेप्ट कर सकते हैं तो फिर आपका रिलेशनशिप मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। सो अब नेक्स्ट है रैपिड फायर राउंड। शिप लाइफ या लैंड लाइफ? शिप लाइफ। मनी और पीस? पीस। लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट? शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट। बिग वेसल और स्मॉल? बिग वेसल। इंजन और डेक? डेक। कैप्टन और शोर जॉब? कैप्टन देन शोर जॉब। ये अच्छा था। सो सपोज करो कि एक कैडेट काम कर रहा है, आपके अंडर काम कर रहा है, और मतलब आप क्या क्राइटेरिया देखते हो या क्या पैरामीटर्स देखते हो कि वो कैडेट एक सक्सेसफुल कैडेट है, अच्छा कैडेट है? अच्छा, तो एक जब कैडेट नए नए आते हैं, ऑन बोर्ड आते हैं, तो सबसे पहले मतलब मैंने देखा बहुत कैडेट्स को कि उन्हें एक तो टाइम लग जाता है अडाप्ट करने में कि हाँ हम कहाँ पे आ गए, क्या आ गए, और उन्हें इतना आइडिया भी नहीं रहता काम का। तो एक गाइडेंस बहुत जरूरी रहता है कैडेट्स के लिए। बाकी मैं देखता हूँ कि अब जो कैडेट्स जिनमें एक लर्निंग वो रहती है, एक क्यूरियोसिटी रहती है काम सीखने की, और जो काम को ऐसे बर्डन की तरह नहीं देखते कि हाँ ये और कि बस काम खत्म करना है और वो नहीं। बाकी जो बहुत ही सीरियस है अपनी मतलब पढ़ाई को लेके भी, जो ऑन बोर्ड काम करना है उसको लेके भी, तो वो एक आइडियल कैडेट होगा मैं तो कहूंगा। ओके, सो थैंक्स अ लॉट विक्रांत फॉर बीइंग हियर एंड एनलाइटनिंग अस। और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी मेरे ख्याल से आपका आ ही चुका है, तो अब जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो फिर हम एक बार एक सेशन शूट करेंगे और एक पॉडकास्ट शूट करेंगे। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।